बिहार में लालू प्रसाद जी और राबड़ी देवी के सुपुत्र श्री तेजस्वी यादव को यही बताना चाह रहा हूं कि कृपा करके आप, मैं तो आपके लिए कुछ गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन अपने शैक्षणिक योग्यता का परिचय मत देने लगिए, नहीं तो खुलकर सामने आ जाएगा कि आप सही में 9 ही पास हैं। थोड़ा परिपक्व होइए और अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से बाहर निकलिए और अपने सहयोगियों को कहिए कि जरा हमको वक्फ काउंसिल का पूरा इस संशोधन बिल को पढ़ा दो, और उसके बाद अगर आप कोई भी कमेंट करिएगा तो लोग आपको गंभीर नेता समझेगा, और नहीं तो अगला बार, अबरी बार तो मुख्यमंत्री में आपका कोई चांस नहीं है, अगलो बार नहीं बन पाइएगा। राबड़ी देवी जी के सुपुत्र श्री तेजस्वी यादव जी को ये बताना चाहता हूं कि यदि नीतीश कुमार जी का सांसद लोकसभा में बाहर भी हो जाता तो 272 से 4 मत ज़्यादा होने के कारण ये बिल लोकसभा में भी पारित हो जाता, और अगर वो 4 सांसद हैं जेडीयू के, अगर वो राज्यसभा में भी बाहर हो जाते तो 123 के सामने 1 मत ज़्यादा पड़ा होता और यह विधेयक राज्यसभा में भी पास हो जाता। इसलिए नीतीश जी पर यह आरोप लगाना, राजनीति आप कर सकते हैं लेकिन आप पढ़े लिखे लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। मैं लालू प्रसाद जी के सुपुत्र तेजस्वी यादव को यह बताना चाहता हूं कि 520 लोगों के मत देने के कारण बहुमत 261 था, पक्ष में 288 पड़ा। अगर नीतीश जी के 12 सांसद बाहर भी हो जाते तो ये 276 होता और यह बिल बहुमत से पास हो जाता। इसलिए नीतीश कुमार जी को समझ में आया कि इस बिल का विरोध करने से मैं इसे रोक नहीं पाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक, लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। जैसा कि भारत की समस्त जनता को ये तो पता ही है कि वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पारित कर दिया गया है, लेकिन वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर बिहार में राजनीति गर्मा गया है और बिहार में आरजेडी के जो अभी लालू प्रसाद जी के बेटे, जिनका एकमात्र यही उपलब्धि है, तेजस्वी यादव, वो हमारे नीतीश चचा के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। तो आज जो मैं आपको पूरा बताने जा रहा हूं उसमें 2 विषय हैं। एक, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर आरजेडी द्वारा नीतीश कुमार का विरोध क्यों, और दूसरा, वक्फ संशोधन विधेयक पर मेरे विचार जानिए, क्योंकि मैं जो कहूँगा उसमें एक जानकारी के बाद वाला व्यक्ति, क्योंकि मेरा नाम रजनीश सिंह तोमर है, आईएएस गुरु रजनीश सिंह तोमर, और मैं पिछले 25 वर्षों से आईएएस, आईपीएस और तमाम प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा जो राज्य लेवल पर होता है, बीपीएससी, जीपीएससी, उनके छात्रों को सफल मार्गदर्शन दे रहा हूँ। तो मैंने ओरिजिनल बिल पढ़ा, बिल के एक एक धारा को पढ़ा, और उसके बाद जो मुझे लग रहा है वो मैं तटस्थ होकर बता रहा हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि मेरी बात अगर एक्स को नहीं पसंद आएगी तो वो गाली देगा तस्वीर आँखों पे, क्योंकि गाली मैं स्वीकार ही नहीं किया, आप ही को लग गया। अब वाई को नहीं पसंद आएगा तो वाई गाली देगा, और देते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो पहले मैं बताने जा रहा हूँ कि वक्फ संशोधन विधेयक पर नीतीश कुमार के ऊपर क्यों विरोध। ये जानने के लिए पहले लोकसभा में हुआ क्या, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सबसे पहले देखिए कि लोकसभा में अब चूंकि नामांकित सदस्य नहीं होते हैं तो सीटों की संख्या है 543।
और राज्यसभा में सीटों की संख्या है 245। अब यहाँ आपको एक भ्रम ये फैलाया जाएगा कि इसका 272 होना चाहिए। ये संवैधानिक बात है, लेकिन संविधान में क्या लिखा है? उपस्थित एवं मतदान करने वालों का साधारण बहुमत, यानी आधा से ज़्यादा। तब 543 का नहीं, आप देखिए कि टोटल वोट कितना पड़ा, उसका कितना 50% + 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए पक्ष में गिरा, पहले टोटल वोट पड़ा है 520, क्योंकि पक्ष विपक्ष का मामला आया है। तो अनुपस्थित रहा 23, तो इसका मतलब 520 वोट गिरने के कारण बहुमत जो है केवल 261 चाहिए, क्योंकि उपस्थित एवं मतदान करने वालों का। पक्ष में पड़ा है 288, अब विपक्ष में पड़ा है 232। अब मैं तेजस्वी यादव से यही पूछना चाह रहा हूं, पहले मैं बता दूं कि तेजस्वी यादव को राजनीति, मैं जो बताना चाह रहा हूं, तेजस्वी यादव को राजनीति उनके पिता श्री लालू प्रसाद यादव से विरासत में मिला होगा, और मैं अपनी मेहनत से राजनीति करने का प्रयास कर रहा हूं। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं बिहार में उस परिवार से मेरा नाता है जिन्होंने गांधी जी के उन सभी आंदोलनों में भाग लिया था। जी हाँ, मेरे नाना श्री पशुपति सिंह प्रबल, जिनको लालू प्रसाद जी बहुत अच्छे से जानते होंगे, तेजस्वी जी नहीं जानते होंगे। मेरे नाना पशुपति प्रसाद सिंह प्रबल, जो कि महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े थे, और आज़ादी के बाद जब 1952 में बिहार विधानसभा का पहला चुनाव हुआ था, तो उसमें अमरपुर सह धोरैया विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित हुए थे। लंबे समय तक वो जो है इस राजनीति में रहे, बिहार विधान परिषद के भी कई बार सदस्य रहे वो, लेकिन हम उनकी विरासत को, जैसे तेजस्वी यादव को अध्यक्ष बना दिया गया क्योंकि वो उस विरासत से थे, तो मैं उस विरासत को लेकर नहीं चल रहा हूँ। हाँ, इस बात का गर्व है कि मैं उस परिवार से हूँ जिनका गार्जियन या पूर्वज या जिसका नाना आज़ादी के आंदोलन में भी शामिल थे और बिहार में विधानसभा के सदस्य भी थे। तो अब मैं तेजस्वी जी को यही समझाना चाह रहा हूं कि जरा आप एक बार देख लीजिए विरोध क्यों कर रहे हैं। अगर 261 ही बहुमत था, तो अगर 288 से नीतीश कुमार बाहर भी निकल जाते तो 8 में से 2 गया 6, 8 में से एक 276 वोट जो है वो पक्ष में पड़ा होता, फिर भी वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो ही जाता। मैं तेजस्वी यादव को मैं लालू प्रसाद जी के सुपुत्र तेजस्वी यादव को ये बताना चाहता हूं कि 520 लोगों के मत देने के कारण बहुमत 261 था, पक्ष में 288 पड़ा। अगर नीतीश जी के 12 सांसद बाहर भी हो जाते तो ये 276 होता और यह बिल बहुमत से पास हो जाता। इसलिए नीतीश कुमार जी को समझ में आया कि इस बिल का विरोध करने से मैं इसे रोक नहीं पाऊंगा। अब आइए दोस्तों, राज्यसभा कुल मत 223 पड़ा, इसलिए कि पक्ष में 128 और 95। अब उपस्थित एवं मतदान करने वालों का मतलब 112 मत चाहिए। तो इस 128 में जेडीयू का 4 ही सांसद हैं राज्यसभा में, तो ये 124 होते और यहाँ पर 276 होते।
दोनों ही केस में बहुमत से ये बहुत आगे थे, बिल कैसे रुकता है? चलिए मैं मान लेता हूं कि नहीं 272 ही मान लिया जाए और यहां 123 ही मान लिया जाए, तो मैं राबड़ी देवी जी के सुपुत्र को ये बताना चाहता हूं, थोड़ा सा नाम ले लें। मैं राबड़ी देवी जी के सुपुत्र श्री तेजस्वी यादव जी को ये बताना चाहता हूं कि यदि नीतीश कुमार जी का सांसद लोकसभा में बाहर भी हो जाता तो 272 से 4 मत ज़्यादा होने के कारण ये बिल लोकसभा में भी पारित हो जाता, और अगर वो 4 सांसद हैं जेडीयू के, अगर वो राज्यसभा में भी बाहर हो जाते तो 123 के सामने 1 मत ज़्यादा पड़ा होता और यह विधेयक राज्यसभा में भी पास हो जाता। इसलिए नीतीश जी पर यह आरोप लगाना, राजनीति आप कर सकते हैं लेकिन आप पढ़े लिखे लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों, मैं अपनी बात रखूं कि इस बिल पर मुझे क्या कहना है। तो सबसे पहली बात यह है कि आज़ाद ने पिछले 225 साल में, ऐसा तो है नहीं कि यह बिल पहली बार आया जो कोई हाई तौबा मचा रहा है। मैं यहां अपनी बात रखने के पहले ये बता दूं कि मुस्लिम बिरादरी के जो नागरिक हैं उन्हें मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये बिल कहता क्या है। अब उसके बाद विरोध या समर्थन वो नागरिक हैं, उनका संवैधानिक अधिकार है, कर सकते हैं। लेकिन जो मुस्लिम समाज के नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं, ओवैसी जी जैसे लोग, तो उनको मैं बताना चाह रहा हूं कि आप अपने समाज को मिसगाइड करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब यह मुस्लिम जनता देखेगी, नागरिक, तो आपका पोल खुल जाएगा कि आप सिवाय राजनीति के कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अब मैं आगे बढ़ूं। यह बिल पहली बार तो आया नहीं है, भले ना आपके पक्ष में ही आया हो, लेकिन कानून तो बना है इसके पहले भी, और वक्फ पे ही बना है। मुस्लिम वक्फ वैधीकरण अधिनियम 1913, मुस्लिम वक्फ अधिनियम 1923, मुस्लिम वक्फ विधिमान अधिनियम 1930 और आज़ादी के बाद भी बना वक्फ अधिनियम 1954। अब आइए, ये बिल है संशोधन। नरेंद्र मोदी साहब ने जो बिल पास किया है वो कोई नया बिल नहीं है, उसमें संशोधन। तो 1954 के बाद 3 बार संशोधन हुआ है। आखिर कुछ तो कमियां होंगी उस वक्फ बोर्ड में। अगर ये संशोधन हुआ है तो संशोधन तो अच्छे के लिए होता है। क्या उस समय यह वक्फ बोर्ड धार्मिक संस्थान नहीं था? क्या उस समय इस संशोधन से आज जो ओवैसी जी बोल रहे हैं 14, 15, 25, तो उसका उल्लंघन नहीं हो रहा है? हुआ था। वक्फ अधिनियम 1995 बना, तो फिर उसमें 13 में क्यों संशोधन हुआ? कुछ भी हुआ, लेकिन इसका मतलब ये तो हुआ कि धार्मिक जो है उसमें संशोधन नहीं हो सकता है। और अब जरा समझिएगा, ये जो वक्फ संशोधन विधेयक 2025 है उसको ओरिजिनल पढ़िए, वहाँ क्या लिखा है। ये नया बिल नहीं है, वक्फ अधिनियम 1995 का और संशोधन करने के लिए विधेयक। 1995 के विधेयक की मुख्य बातें तो हैं ही, उसमें जो 95 से अभी तक ये महसूस किया गया कि 35 सालों में कुछ लोग उस पर कब्जा करके बैठ गया है, तो उसमें सुधारा की आवश्यकता है और उस सुधार के लिए ये बिल आया है। अब मैं देखूं, कल हम देख रहे थे एक महाशय बोल रहे थे, तो पहले देखिए क्या कहता है। वक्फ बोर्ड किन किन चीज़ों का पहले संरक्षण करता है? मस्जिद, स्कूल, अस्पताल और अन्य सार्वजनिक संस्था, लाइब्रेरी भी। तो मैं जितने भी आज वक्फ बोर्ड के समर्थन में बोल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं, जितने नेता, तो मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या 1995 से अभी तक पिछले 35 सालों में
वक्फ खाली मस्जिदें बनाया, स्कूल बनाने में इंटरेस्ट नहीं था, अस्पताल बनाने में इंटरेस्ट नहीं था, लाइब्रेरी बनाने में इंटरेस्ट नहीं था। मस्जिद भी बनाता, मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि वक्फ ने स्कूल और अस्पताल बनाने में कोताही किया है, और अगर वक्फ ने बनाया है तो फिर वो धार्मिक कैसे हो जाएगा? हॉस्पिटल, स्कूल और लाइब्रेरी तो फिर क्या कहते हैं, सेकुलर होता है, और उसका प्रशासन करना जरूरी है। उसमें धर्म के आधार पर प्रशासन कैसे होगा? अब सुनिए, बात सही है, आप एक वक्फ का सृजन करने जा रहे हैं। पहले समझिए, हम एक वक्फ का सृजन करने जा रहे हैं तो हम अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ को देंगे ना, कि हम कल क्या करेंगे कि हमारा बेटा के नाम का जमीन होगा वो उठा के डाल देंगे उसमें। मैं अपनी जमीन का या अपने प्रॉपर्टी का वक्फ दान कर सकता हूं। तो क्या हो रहा था अब तक कि वही मुस्लिम पर्सनल लॉ में संपत्ति में महिलाओं के अधिकार का भी उल्लेख है, तो फिर उन महिलाओं से बिना साइन कराए, उनसे बिना पूछे उस संपत्ति के जो पुरुष लोग थे वो कैसे वक्फ का निर्माण कर देते थे? असली आर्टिकल 15 का उल्लंघन वहां होता था ओवैसी जी। जाति, धर्म, लिंग के स्थान पर भेदभाव था। हमको सब आर्टिकलें रटा हुआ, हम तो IAS के क्लास में बच्चा को पढ़ाते हैं। ओवैसी जी, जो आप कहना चाह रहे हैं लिंग के आधार पर भेदभाव होता था, उस समाज में परिवार की महिलाओं से नहीं पूछा जाता था जिनका उस संपत्ति में हक होता था। इसलिए नए में लिखा गया है कि कोई व्यक्ति वक्फ का सृजन नहीं कर सकेगा जब तक कि वह ऐसी संपत्ति का विधिपूर्ण स्वामी नहीं है। यानी जितना का उसका हिस्सा है उतने कर सकता है, जिसका वो नहीं है लीगल स्वामी वो दान नहीं कर सकता है। जैसे 4 फ्लैट या 4 दुकान कोई आदमी जो है, कोई अपने गांव का संपत्ति बेचकर खरीदा, उसमें एगो अपने नाम पर खरीदा, एगो बेटी के नाम पर खरीदा नाम, तब तो बेटी की संपत्ति हो गया। तो फिर कल, या बहू के नाम पे खरीदा, तो फिर कल अगर वो वक्फ को दान देने जाएगा तो उन दोनों से भी तो पूछना पड़ेगा, क्योंकि उस 2 प्रॉपर्टी का वह व्यक्ति मालिक नहीं है। अब आइए, वक्फ अल औलाद के सृजन का परिणाम वक्फ के महिला उत्तराधिकारियों सहित उत्तराधिकार अधिकारों का प्रत्यक्षण नहीं होगा। यानी महिला के अधिकार को आप इनकार नहीं कर सकते हैं, उनसे भी साइन कराना होगा। अब आइए क्या कहता है। पहली बात कि वक्फ के अंदर मेरा संपत्ति है कि नहीं ये हमें पता तो होना चाहिए। कि आप सीधे आकर के लाल झंडा गाड़ देंगे कि मुख्य कानून ये हमारा है। इसलिए इस कानून में कहा गया है कि इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व और इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक वक्फ को 6 महीने के अंदर, यानी जिस दिन द्रौपदी मुर्मू जी साइन कर देंगे उसके 6 महीने के अंदर हर वक्फ को अपना पोर्टल और डेटाबेस डालना होगा कि उनका कौन कौन प्रॉपर्टी है। हमको पता तो चले कि कहीं मेरा भी संपत्ति का नाम लिख के रखा हो और बाद में दावा ठोक दे कि मेरा है। तेजस्वी जी, सबसे पहले आप इसी का जवाब दीजिएगा। अब आइए, कहता है सरकारी संपत्ति, गवर्नमेंट कोई भी हो, गवर्नमेंट किसी धर्म का नहीं होता है। तो सरकार की जो संपत्ति है उस पर तो कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है दावा। क्यों? वक्फ क्या कहते हैं, बोर्ड का एक्ट आया है 1995 में, सरकार 1945 में 47 में भी था। वक्फ पर पहला कानून अगर 1913 में बना है तो भले नहीं यहां ब्रिटिश सरकार थी, लेकिन सरकार तो उसके पहले भी था। इसलिए सरकार की संपत्ति पर अगर वक्फ दावा करता है तो वक्फ का उम्र सरकार से कम है। सरकार तो मौर्य काल में भी था।
एक। दूसरा, सरकार का मतलब है कि अगर सरकारी जमीन पर वक्फ जो है दावा करता है, जरा समझिएगा दोस्तों, अगर सरकारी जमीन पर वक्फ दावा करता है तो ये हमारे संविधान के प्रस्तावना का उल्लंघन है। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, सरकार का जमीन भारत के सभी नागरिकों के लिए है। तो एक वक्फ का हैसियत कैसे हो सकता है कि वो भारत के सभी नागरिकों के संपत्ति पर दावा ठोक दे? ये प्रस्तावना का उल्लंघन है ओवैसी जी, जरा ध्यान रखिएगा। अब आइए, कहता है कि अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है, सरकारी पर तो नहीं, अब प्राइवेट में क्या कहते हैं, ये संपत्ति है या नहीं, सरकारी संपत्ति है या नहीं, क्योंकि वक्फ हो सकता है कल को सरकारी संपत्ति को कहे कि ये है कि नहीं। तो ये बताइए कि सरकार के संपत्ति का रिकॉर्ड किसके पास होता है? कलेक्टर के पास। तो कलेक्टर उसको जांचेगा। अब कलेक्टर जो है वो अजहरुद्दीन भी हो सकता है और कलेक्टर राम प्रसाद भी हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत है भाई? अब आइए, कौन कौन से सदस्य केंद्रीय सरकार द्वारा मुसलमानों से चुने जाएंगे? तो कहता मतलब इसके ऊपर केवल 2 ही हैं जो गैर मुस्लिम होंगे, लेकिन वो गैर मुस्लिम नहीं है, वो जो है पद है केंद्र सरकार का भार साधक मंत्री। अरे वो मंत्री कोई भी हो सकता है। देखिए, अखिल भारतीय चरित्र का मुस्लिम, 5 लाख रुपया या उससे अधिक वार्षिक आय वाले वक्फ के प्रतिनिधि, 3 व्यक्ति जो मुस्लिम विधि को जानते हों, 2 व्यक्ति जो मुस्लिम हों और न्यायाधीश हों, 1 ख्याति प्राप्त अधिवक्ता हो और 4 आदमी जो प्रशासन, वित्त, इन सब क्षेत्रों का जानकार हो, उसके बारे में कहा जा रहा है। और अब आइए, केंद्रीय सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का। अब ये बताइए इस लाइन से क्यों किसी को विरोध है? ये तो आर्टिकल 15 है, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर राज्य विभेद नहीं करेगा। ये वक्फ बोर्ड राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है, संविधान के अधीन कानून बना के जो है वक्फ बोर्ड की रचना की जा रही है, वक्फ परिषद की। तो 2 महिला होगी इसमें, तो क्या दिक्कत है? वो मुस्लिम महिला ही होगी ना। और 2 सदस्य गैर मुस्लिम, तो ये जो 2 सदस्य गैर मुस्लिम है, ये टोटल में कहा जा रहा है, तो टोटल में मंत्री हो सकता है। तो ये क्यों नहीं आप समझ पा रहे हैं? अब आइए, राज्य और दिल्ली वगैरह के लिए 11 से ज़्यादा नहीं हो सकता है स्टेट में। अब ये बताइए, स्टेट को खुद नियुक्त करने के लिए दिया गया है, जरा इसको समझिएगा। तो कोई ज़रूरी है कि हर राज्य में नरेंद्र मोदी की ही सरकार हो? किसी राज्य में ममता बनर्जी भी तो हैं, किसी राज्य में तेलंगाना में कांग्रेस भी तो है। अध्यक्ष नियुक्त कर लीजिए आप अपना, कौन मना किया है? राज्य सरकार में से कोई एक सांसद, तो अगर मान लीजिए कि तेलंगाना से कोई, मतलब कि तेलंगाना के बोर्ड में अगर वक्फ बोर्ड बने तो कोई दिक्कत नहीं है। तेलंगाना में कांग्रेस से जो मुस्लिम सांसद चुन के गया है, रख लीजिए, कौन मना करता है? राज्य विधानमंडल का सदस्य, अगर कोई भी राज्य हो, उस राज्य से एक एमएलए को लेना है तो जिसकी सरकार है वो अपने पार्टी के मुस्लिम को रख ले, इसमें क्या दिक्कत है भाई? उसके बाद मुस्लिम सदस्यों में से, तो वही 1 लाख से अधिक आय वाला वक्फ, एक मुस्लिम ख्याति प्राप्त विद्वान, नगर पालिका पंचायत में से 2 या अधिक निर्वाचित व्यक्ति, राज्य सरकार का क्लास 1 श्रेणी का अधिकारी। क्या इसमें कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है? सब तो सरकार का है, सरकार किसी एक का तो होता नहीं है। अब आप कल ये तो कह नहीं सकते हैं कि सरकार भी मुस्लिम का ही बना दीजिए, और वही मुस्लिम समुदाय से आने वाली 2 महिला और टोटल मेंबर में से 2 गैर मुस्लिम। पहली बात कि वक्फ बोर्ड जब स्कूल का प्रशासन कर रहा है तो उसमें गैर मुस्लिम के होने में क्या दिक्कत है?
वक्फ बोर्ड जब स्कूल के बाद हॉस्पिटल का प्रशासन कर रहा है तो उसमें दो मुस्लिम गैर होंगे तो क्या दिक्कत आ जाएगा। वक्फ बोर्ड जब लाइब्रेरी का प्रशासन कर रहा है तो गैर मुस्लिम के होने से क्या दिक्कत है। और वक्फ बोर्ड, सबसे पहले मैं अब मुसलमान भाइयों को ये समझाना चाह रहा हूँ, मैं अपने देश के मुस्लिम नागरिकों को समझाना चाह रहा हूँ, मैं अपने देश के, अपने मुस्लिम समाज के नागरिकों को, अपने भाइयों को समझाना चाह रहा हूँ कि वक्फ जब मस्जिद का प्रशासन कर रहा होता है तो उस मस्जिद के मेंटेनेंस का प्रशासन करता है। वक्फ ये नहीं कह सकता है कि नमाज कितने बजे पढ़ना है, अजान कितने बजे होगा, नमाज की पद्धति क्या होगी। अगर इसमें कोई गैर मुस्लिम आकर के डायरेक्शन दे तो आप इसको कह सकते हैं कि मेरे धार्मिक कार्यों में दखल है। वक्फ ये निर्णय लेगा कि इस मस्जिद में रंगाई पुताई किए हुए बहुत समय हो गया है तो जरा इसमें इतना धन देते हैं रंगाई पुताई के लिए, इसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम में क्या फ़र्क पड़ता है, एक बार सोच करके मेरे मुस्लिम भाई बताइएगा। तो ये जो है केंद्र राज्य सरकार का कोई भी मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं होगा। तो इस तरह से दोस्तों आज मैं अत्यंत सरल लहजे में वक्फ बोर्ड समझाने का प्रयास किया और अंत में मैं बिहार में लालू प्रसाद जी और राबड़ी देवी के सुपुत्र श्री तेजस्वी यादव को यही बताना चाह रहा हूँ कि कृपा करके आप, मैं तो आपके लिए कुछ गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन अपने शैक्षणिक योग्यता का परिचय मत देने लगिए, नहीं तो खुलकर सामने आ जाएगा कि आप सही में 9 ही पास हैं। थोड़ा परिपक्व होइए और अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से बाहर निकलिए और अपने सहयोगियों को कहिए कि जरा हमको वक्फ काउंसिल का पूरा इस संशोधन बिल को पढ़ा दो, और उसके बाद अगर आप कोई भी कमेंट करिएगा तो लोग आपको गंभीर नेता समझेगा। और नहीं तो अगला बार, अबरी बार तो मुख्यमंत्री में आपका कोई चांस नहीं है, अगलो बार नहीं बन पाइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।